आदरणीय अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थी साथियों, अभिवादन तथा स्नेह। हायर सेकेंडरी या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरांत विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अब आगे क्या किया जाए। उनके माता पिता भी चिंतित रहते हैं, कौन सा रास्ता चुने जिससे उनके बेटे बेटियों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही उज्जवल हो सके। आपकी सहायता के लिए यह वीडियो करियर एडवाइस चैनल बड़वानी के द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अध्ययन और करियर के अनगिनत अवसरों पर चर्चा की जाएगी। यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें अनेक क्षेत्र कवर किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए। आपको इसमें दिए गए किसी भी क्षेत्र से संबंधित और विस्तृत जानकारी तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिखिएगा। कक्षा 12वीं एक ऐसा पड़ाव है जिसके पश्चात ज़िंदगी की कई राहें खुलती हैं और बस चुनना होता है कि कौन सी राह पर हम जाएं। इस स्लाइड पर बना हुआ डायग्राम इस बात को इंगित करता है कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों और उनके माता पिता के सामने कई सारे रास्ते रहते हैं। प्रत्येक रास्ता भविष्य को आकार देने वाला होता है, लेकिन प्रश्न ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। भारत और दुनिया भर में अनेक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के असंख्य अवसर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनकी जानकारी के अभाव में उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यही वह समय है जब युवा स्वयं को पहचाने, क्या रुचियां हैं, कितनी प्रतिभा है। इन सब को समझने के पश्चात जब आप अपने लिए आगे अध्ययन और करियर का चयन करेंगे तो काफ़ी कुछ सफलता मिलेगी। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। करियर का चुनाव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ कि लगभग 78% विद्यार्थी करियर से संबंधित अपने खुद के लिए गए निर्णय से आगे चलकर असंतुष्ट दिखाई देते हैं। 65% विद्यार्थी सामाजिक दबाव का शिकार होते हैं, माता पिता और समाज के प्रभाव में आकर करियर चुनते हैं और बहुत कम ही खुश होते हैं। 42% विद्यार्थियों के सामने जानकारी का अभाव होता है और सही करियर मार्गदर्शन के अभाव में उनके निर्णय गलत हो जाते हैं। 15 गुना प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है पिछले दशक की तुलना में और ऐसी स्थिति में तनाव है, असफलताओं से जन्मा हुआ अवसाद है। आइए इस तनाव से और इस अवसाद से निपटने की प्रक्रिया को समझते हैं। करियर का निर्धारण करने से पहले स्वयं को जानना ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट के तौर पर आपकी रुचियां क्या हैं। आपके माता पिता और अभिभावक भी इस पर ध्यान दें कि आप किन विषयों और गतिविधियों में आनंदित होते हैं, किन विषयों में आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से जाता है, किन कार्यों में आप अच्छे हैं और कौन से क्षेत्र आपके लिए चुनौतीपूर्ण हैं, यानी शक्तियां और कमजोरियां कौन कौन सी हैं। मूल्य और आकांक्षाएं, आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और आप अपने करियर से क्या चाहते हैं। आपके व्यक्तित्व का प्रकार कैसा है। कुल 16 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उसमें से प्रत्येक प्रकार के व्यक्तित्व के लिए अलग अलग करियर होते हैं। इसी चैनल पर एक वीडियो भी दिया गया है जिसमें 16 प्रकार के व्यक्तित्व को विस्तार से समझाया गया है। थोड़ा सर्च कीजिए और उसे भी देखिए। अपनी रुचियों को पहचानने के लिए पहले प्रयास किया जाना चाहिए। आपकी रुचियां तकनीकी हो सकती हैं। क्या आप गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और तकनीकी समस्याओं में रुचि रखते हैं? क्या आप चीज़ों को विघटित करने और फिर से बनाने का आनंद उठाते हैं, या फिर आपकी रुचियां रचनात्मक है? क्या आपको कला, संगीत, लेखन
या डिज़ाइन में आनंद आता है? क्या आप नए विचारों और अवधारणाओं के निर्माण में खुशी महसूस करते हैं? मानवीय रुचियां भी हो सकती हैं आपकी कि क्या आप लोगों के साथ काम करना, समस्याओं को सुलझाना और सामाजिक मुद्दों में योगदान देना पसंद करते हैं? आपकी वैल्यूज़ क्या हैं? आपके लिए सुरक्षा, प्रभाव, आर्थिक स्थिरता, सृजनात्मकता या स्वतंत्रता कितनी अधिक महत्वपूर्ण है? ये सब बिंदु हैं जो आपके आगे के अध्ययन और आपके करियर को निर्धारित करने में मदद करते हैं। हमारे बहुत सारे युवा और अभिभावक इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, परिणाम स्वरूप गलतियां होती हैं। करियर चुनने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे स्वयं का मूल्यांकन करें, अपनी रुचियों, प्रतिभाओं और मूल्यों को पहचानें, बाजार का अनुसंधान करें कि उभरते क्षेत्रों, मांग और रोजगार दर का अध्ययन करें कि आज की तारीख में कौन से ऐसे फील्ड हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे, अच्छा करियर बनेगा। शिक्षा की आवश्यकताओं पर विचार करें कि प्रशिक्षण की समय अवधि कितनी है, लागत कितनी लगने वाली है, प्रवेश के जो रूल्स हैं, मानदंड हैं, वो कैसे हैं। जीवन शैली से उसकी संगतता यानी रिलेवेंसी को भी देखें। आप जो कार्य करने जा रहे हैं, कार्य में और आपके जीवन में कितना संतुलन रहेगा, जीवन जीने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं। आपकी अपनी पसंदीदा जीवन शैली के अनुरूप अगर आप करियर चुनेंगे तो करियर में भी अच्छा काम करेंगे और आपका जीवन भी खुशियों से और संतुष्टि से लबालब भरा हुआ रहेगा, जीवन सफल हो जाएगा। कुछ बात करते हैं परंपरागत और उभरते हुए करियर के बारे में। परंपरागत करियर की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्र भारत में लंबे समय से सम्मानित रहे हैं। इसमें वेतन की सीमा, अच्छी स्थिति में आप हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, तो आप 17 लाख से 40 लाख रुपया वार्षिक कमा सकते हैं। स्थिरता भी है, जीवन में सुरक्षा भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है इंजीनियर, चिकित्सक, एडवोकेट की, लेकिन प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। उभरते करियर की बात करें तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए इस बारे में भी विचार कर सकते हैं। वेतन की सीमा इसमें निर्धारित रूप से या निश्चित रूप से अधिक होती है। 25 लाख से 80 लाख रुपया वार्षिक का पैकेज मिल सकता है। तेजी से इसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। नवाचार या इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पूरी दुनिया में इसके क्षेत्र के जानकारों के लिए करियर की संभावना है। यदि आप सोचते हैं कि आप या आपके बेटे बेटियां एब्रॉड जाएं, विदेश जाएं और वहां पर अपना करियर चमकाएं, तो ये रास्ता आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। आइए अब शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं। भारत में जो शीर्ष स्तर के उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको अपन देखते हैं। इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आईआईटी के 23 संस्थान हैं, जिसमें जी या JEE एडवांस के द्वारा प्रवेश मिलता है। एनआईटी के 31 संस्थान हैं, JEE मैन द्वारा प्रवेश मिलता है। आईआईटीज़ हैं 25 संस्थान, विशेष करके ये आईटी पर फोकस करते हैं, ट्रिपल आईटी जिसको अपन कहते हैं। BITS पिलानी, गोवा, हैदराबाद कैंपस हैं। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए IIT, NIT, ट्रिपल आईटी और BITS ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जहाँ तक चिकित्सा की बात करें तो एम्स के 22 संस्थान हैं। ये देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेज हैं। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप एम्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर पाएँ। इसके अलावा देखिए आप JIP-MER, पुदुचेरी और करेकल में इसके कैंपस हैं। CMC वेल्लोर, KEM मुंबई, AFMC पुणे, MAMC दिल्ली, ये चिकित्सा के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान हैं।
हर राज्य में और भी मेडिकल कॉलेज होते ही हैं। मध्य प्रदेश में है, इंदौर जैसे शहरों में आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। मैनेजमेंट और लॉ की अगर हम बात करें तो IIM है, 20 संस्थान हैं। केट के द्वारा एडमिशन मिलता है, एंट्रेंस टेस्ट है। XLRI जमशेदपुर है, SPJMR मुंबई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ के लिए 23 उनकी संख्या है। विधि विश्वविद्यालय हम इन्हें कह सकते हैं। क्लेट नाम की एक एंट्रेंस टेस्ट होती है, उसके द्वारा एडमिशन मिलता है। NALSAR लॉ स्टडी के लिए हैदराबाद में और NLS बेंगलोर में आप अच्छे स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। डिज़ाइन और कला की बात करें तो निफ्ट के 17 कैंपस हैं, जहां आप फैशन डिज़ाइन में बहुत बढ़िया मास्टरी कर सकते हैं। NID अहमदाबाद, गांधीनगर बेंगलुरु में है। FTII पुणे में है। SRFTI कोलकाता में है। NSD दिल्ली में है और NKC चेन्नई में है, जहां पर आप फिल्म, थिएटर और संगीत के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। चाहे डिज़ाइन और कला की बात है तो डिज़ाइन के लिए निफ्ट है, NID है। इसके अलावा NSD बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से कई फिल्मी कलाकार प्रशिक्षण लेकर निकले हैं। यह भी हम आपको एक झलक दे रहे हैं, आपको अलग से डिटेलिंग भी इसमें की जाएगी। कई तरह की स्ट्रीम होती है जिसमें बच्चा पढ़ता है, जैसे साइंस से है, मैथ्स से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है। यदि आप हायर सेकेंडरी में विज्ञान के विद्यार्थी रहे तो अब आपके लिए कौन कौन सी स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से करियर आपके लिए उपलब्ध हैं, आइए सिलसिलेवार इसकी बात करते हैं। साइंस में अगर आप मैथ्स के साथ हैं तो इंजीनियरिंग है, बायो के साथ हैं तो चिकित्सा है, MBBS कर सकते हैं, आयुष हैं, वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में, फार्मेसी और साइंस में रिसर्च भी कर सकते हैं। विज्ञान स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए अपने देश में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक 8 लाख से अधिक सीटें हैं पढ़ने के लिए। फार्मेसी में पूरे देश में 2 लाख से अधिक डिग्री सीटें हैं। चिकित्सा में 90,000 से अधिक MBBS और 45,000 से अधिक आयुष सीटें हैं और विज्ञान अनुसंधान में 10,000 से अधिक PhD फेलोशिप उपलब्ध हैं। ये आंकड़े समय के साथ घटते बढ़ते रह सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के तौर पर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इतने सारे युवाओं को यहाँ पर पढ़ने और रिसर्च करने का अवसर मिल सकता है। इनमें से एक आप भी हो सकते हैं यदि ये आपका पसंदीदा क्षेत्र है। इंजीनियरिंग में करियर की अब हम बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, 50 तरह के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं। इस स्लाइड में कुछ प्रमुख कोर्सेज के बारे में बताया है। कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और अच्छा नॉलेज होने पर 12 से 20 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज पर आप शुरुआत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स जैसी व्यवस्थाएं हैं। 8 से 15 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है। केमिकल में रासायनिक प्रक्रिया, पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्र हैं। 8 से 16 लाख रुपया आप वार्षिक प्राप्त कर सकते हैं। सिविल में आजकल बहुत डिमांड है, तो निर्माण, जल परिवहन, पर्यावरण जैसे क्षेत्र हैं और 6 से 14 लाख रुपए की आपको आमदनी हो सकती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल में करियर की बात करें तो सबसे पसंदीदा इसमें जो कोर्स है युवाओं के लिए वो है MBBS। नीट नामक परीक्षा के माध्यम से आप इसमें एडमिशन लेते हैं और निश्चित अवधि में आप इस कोर्स को पूरा करते हैं। 15 से 60 लाख रुपया वेतन मिल सकता है। खुद का क्लिनिक खोलकर और अच्छी प्रैक्टिस जमा कर आप इसमें आमदनी बहुत अधिक कमा सकते हैं। प्रतिष्ठा भी बहुत है। सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल और स्वयं के क्लिनिक में आप अपना करियर संचालित कर सकते हैं। दंत चिकित्सा BDS, इसमें भी नीट के माध्यम से एडमिशन मिलता है। 8 से 40 लाख रुपये तक आप प्रतिवर्ष कमा सकते हैं। डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं। अस्पताल में सरकारी नौकरी भी लगती है, प्राइवेट अस्पतालों में भी आप काम कर सकते हैं। आजकल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है और दंत सौंदर्य बढ़ाने के लिए भी
बहुत सारे लोग डेंटल क्लिनिक में पहुंचते हैं जिसमें अच्छी फीस भी होती है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी आदि की अगर हम बात करें तो BA MS यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक बनेंगे और BHMS यानी होम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के आप चिकित्सक बनेंगे। अब इनकी भी डिमांड बहुत आ रही है, 5 से 30 लाख रुपया आप कमा सकते हैं और फिर आपकी काबिलियत के अनुसार आमदनी की तो कोई ऊपरी सीमा है ही नहीं। वैकल्पिक चिकित्सा के लिए बहुत अब इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी व्यवस्था होती है। नर्सिंग, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेस हैं। BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BSc फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। लगभग 4 वर्ष का एक कोर्स होता है। अच्छी आमदनी कमा सकते हैं इसमें भी। अस्पताल, क्लिनिक, घरेलू देखभाल के लिए आप सेवाएं दे सकेंगे। आइए बात करते हैं फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, साइंस के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर अनुसंधान और विकास के अवसर हैं, यानी आप नई दवाओं की खोज कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। औषधि निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण में आपके लिए रोजगार के अवसर हैं। फार्मा मार्केटिंग और विक्रय प्रबंधन के माध्यम से विपणन और बिक्री का भी करियर उपलब्ध है। नैदानिक फार्मेसी होती है जिसमें आप अस्पताल और रिटेल फार्मेसी प्रबंधन कर सकते हैं। सरकारी नौकरियां भी इसमें मिलती है जिसके माध्यम से आप सरकारी सेवा प्राप्त करके और एक स्थायी, स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। अगर हम बात करें भारतीय फार्मा उद्योग की तो 130 प्लस अरब डॉलर का है। 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा या फार्मेसी के साथ MBA करने वाले छात्रों के लिए औषधि अनुसंधान, निर्माण, विपणन और प्रबंधन में उत्कृष्ट वैश्विक अवसर उपलब्ध हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्माता है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे स्कोप हैं। फार्मेसी के माध्यम से आप अच्छा करियर बना सकते हैं। साथियों, शर्त यही है कि जिस भी कोर्स को आप संपन्न कर रहे हैं उसमें आपके अंदर क्वालिटी का विकास होना ज़रूरी है। केवल डिग्री होने से कुछ नहीं मिलता है। डिग्री को जस्टिफाई करने वाला नॉलेज और स्किल भी आपके पास होना आवश्यक है। विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा की बात करें तो क्या क्या हो सकता है। आप BSc कर सकते हैं। 3 वर्ष का कोर्स होता है सामान्यतः। NEP में अब 3 वर्ष और 4 वर्ष दोनों ही कोर्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं जिसमें आप अनेक विषय पढ़ सकते हैं। भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी जैसे बहुत सारे आप विषय पढ़ सकते हैं साथियों इसमें, और आप 3 से 6 लाख रुपये वार्षिक की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं अनुमानतः। BSc के पश्चात आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो MSc होता है। MSc 2 वर्ष का होता है और NEP में अगर आपने BSc 4 वर्ष का किया तो आपकी MSc 1 ही वर्ष में कंप्लीट हो जाती है। आपकी योग्यता के हिसाब से 5 से 9 लाख रुपया वेतन आप कमा सकते हैं। आगे और पढ़ना चाहते हैं तो PhD आप कर सकते हैं। सामान्यतः 2 वर्ष में पूरा हो जाता है लेकिन 3 से 5 वर्ष इसमें लगता है। शोध की फेलोशिप मिलती है। अगर आपने नेट की परीक्षा देकर JRF के लिए क्वालिफाई किया है तो 35 से 45 हज़ार मासिक फेलोशिप प्राप्त होती है और PhD करने के बाद आप 8 से 15 लाख रुपया प्रति वर्ष कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, PhD के बाद भी एक पोस्ट डॉक्टरल की यहाँ पर आपको डिग्री प्राप्त करने की गुंजाइश होती है। इसमें आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, उद्योग, अकादमिक सहयोग आदि इसमें प्राप्त कर सकते हैं और पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। 12 से 40 लाख रुपया वार्षिक वेतन आप कमा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए कि वे अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। जहाँ तक कोर्सेस में उपलब्ध सीटों का प्रश्न है तो कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए भारत में 12वीं के पश्चात 16 लाख से अधिक स्नातक की सीटें उपलब्ध है, यानी BCom, अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं के अनुसार। कॉमर्स के बच्चे CA, CS, CMA जैसे पेशेवर पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि इनकी मांग बहुत ही अधिक होती है। 3.5 लाख से अधिक पंजीकृत CA हमारे देश में है, लेकिन अगर
देश की डिमांड की बात करें तो देश में 7 लाख से अधिक सीए की आवश्यकता है, यानी 50% ही हम अभी आपूर्ति कर पा रहे हैं। इसका मतलब कॉमर्स के विद्यार्थी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं तो उनका करियर बहुत बहुत उज्जवल हो सकता है। मैनेजमेंट में 4,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। बी स्कूल में भी यहाँ पर सीटें हैं और 5 से 10 लाख रुपया शुरुआती वेतन प्राप्त कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए एक सपना होता है और अगर वे इस सपने को पूरा कर लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत कामयाब ज़िंदगी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, जैसे सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप और फाइनल एग्ज़ाम। अगर आप इन चारों चरणों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आपका करियर सुनहरा और श्रेष्ठ करियर होगा कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिहाज से। इसी तरह से कंपनी सचिव यानी सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनना भी एक बहुत ही उपयोगी उपलब्धि होती है। इसमें भी आपको फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल जैसे स्टेप्स से परीक्षा देते हुए आगे गुजरना पड़ता है और अंतिम रूप से सफल होने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको प्लेसमेंट प्राप्त होता है। इसी तरह से CMA एक क्षेत्र है कॉमर्स के बच्चों के लिए, जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की बात होती है। इसका फुल फॉर्म है। इसमें भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल जैसे स्टेप्स को आपको पार करना होगा और उसके बाद आप कहलाएंगे कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के क्वालिफाई युवा। करियर निर्माण की बात करें तो CMA के बच्चों के लिए विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, परामर्श क्षेत्र सभी जगह भरमार अवसरों की है और 7 से 25 लाख रुपया प्रति वर्ष आप इसमें अर्जित कर सकते हैं। पुनः दोहरा देते हैं, उच्च आय सीमा में आपकी योग्यता की भूमिका होती है। आप बहुत योग्य हैं तो अधिकतम आय की कोई सीमा है ही नहीं। प्रबंधन अध्ययन की बात करें तो आप 12वीं के बाद BBA में एडमिशन ले सकते हैं और BBA के पश्चात MBA कर सकते हैं। BBA परंपरागत श्रेणी में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। आज भी 3 वर्ष का पाठ्यक्रम तो उपलब्ध है ही, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है, जिसमें 4 वर्षीय BBA कोर्स भी उपलब्ध है। 12वीं के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स के विद्यार्थियों के अलावा इसमें साइंस के विद्यार्थी आदि भी एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश अनेक कॉलेजेस में डायरेक्ट प्रवेश हो जाता है ऑनलाइन, और जो उच्च स्तरीय प्रबंधन कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन है वहाँ एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन मिलता है। प्रारंभ में 3 से 7 लाख रुपया प्रति वर्ष का पैकेज आप ले सकते हैं। अगर BBA के प्रमुख संस्थानों की बात करें तो SRCC और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया जा सकता है। फीस 3 से 10 लाख रुपया लगती है पूरे कोर्स में, लेकिन जो छोटे शहरों में या इंदौर जैसे शहर में BBA करवाने वाले मैनेजमेंट कॉलेजेस से वहाँ फीस अपेक्षाकृत कम लगती है। BBA के पश्चात MBA कर सकते हैं। स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री है। 3 वर्षीय BBA करने पर 2 वर्ष में MBA होता है। 4 वर्षीय BBA करने पर 1 वर्ष में ही MBA हो जाता है। प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से एडमिशन मिलता है अच्छे कॉलेजेस में, जिनके टेस्ट के नाम हैं CAT, CAT। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे XAT या XAT, MET और CMAT यानी CMAT। IIM हमारे देश में बहुत सारे हैं और उनमें एडमिशन के लिए और पूरी पढ़ाई करने के लिए 20 से 25 लाख रुपया हमें लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको उल्लेख किया गया है कि कितनी फीस लगेगी। विशेषज्ञता के कई क्षेत्र होते हैं MBA में। अनेक प्रकार की ब्रांचेस होती है, जैसे फिनांस है, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, बीमा, मार्केटिंग, ब्रांड, डिजिटल, विपणन, HR, प्रतिभा प्रबंधन, संगठनात्मक विकास, ऑपरेशंस, आपूर्ति श्रृंखला उत्पादन, यानी कई सारे क्षेत्रों में आप MBA कर सकते हैं। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं भी आपके लिए उपलब्ध है कॉमर्स के बच्चों के लिए।
अगर हम बात करें तो 1.6 मिलियन यानी 16 लाख नौकरियां 2025 तक बैंकिंग और वित्तीय सेवा में हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 9.2 लाख औसत वेतन की इसमें बात की गई है। 42% वृद्धि इसमें हो रही है तेजी से। और प्रारंभिक वेतन की बात करें तो 5.2 लाख रुपीस इसमें बताए गए हैं। अलग अलग संस्था और आपकी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार तय होगा कि आपको वित्तीय संस्थाओं में कितना वेतन मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए करियर। आप 12वीं के बाद बीए वगैरह करते हैं, इसी को हम आर्ट्स का और ह्यूमैनिटीज़ का क्षेत्र कहते हैं साथियों। इसमें यहाँ आप इस ग्राफ में देख रहे हैं मीडिया, शिक्षा, कानून, सामाजिक कार्य आदि की बातें की गई हैं। 2023 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें आर्ट्स स्नातकों की मांग में 18% की वृद्धि देखी गई, यानी आप आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा स्कोप है। डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 2023 से 25 के बीच में 11 लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित होने की प्रक्रिया हुई। आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए कई सारे क्षेत्र हैं, मीडिया, शिक्षा, कानून, नीति, शोध, सार्वजनिक प्रशासन जैसे क्षेत्रों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मीडिया और कम्युनिकेशन की। आर्ट्स के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं? पत्रकारिता कर सकते हैं, विज्ञापन और पीआर कर सकते हैं, डिजिटल कंटेंट तैयार कर सकते हैं, फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। पत्रकारिता में क्या क्या काम कर सकते हैं? समाचार रिपोर्टिंग, जिसमें प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, डिजिटल मीडिया शामिल है। फीचर लेखन, विशेष रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फोटो और वीडियो जर्नलिज्म भी एक क्षेत्र है। 3 से 15 लाख रुपया प्रति वर्ष आप इसमें कमा सकते हैं। विज्ञापन और पीआर की बात करें तो आप क्रिएटिव कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। मीडिया प्लानिंग और इसके अलावा आप साथ में मीडिया प्लानिंग और बाइंग कर सकते हैं। कारपोरेट कम्युनिकेशन, पीआर कैंपेन कर सकते हैं। इमेज बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। वेतन 4 से 20 लाख रुपया प्रति वर्ष हो सकता है। अगर हम डिजिटल कंटेंट की बात करें तो आज का युग डिजिटल युग है और कंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी बड़ी संस्थान के लिए। वेब और वीडियो कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग कंटेंट कर सकते हैं। वेतन 3 लाख 4 लाख रुपए से लगाकर 25 लाख रुपए तक वेतन या आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। फिल्म और टीवी प्रोडक्शन की तरफ भी आप सोच सकते हैं। अगर आप में लेखन की सामर्थ्य है तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, डायरेक्शन और प्रोडक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये तो फिल्मी क्षेत्र है, यहाँ पर आमदनी की तो बात ही क्या करें। लेकिन इसमें बताया गया है कि 4 से लगाकर 35 लाख से भी अधिक की वार्षिक आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका लिखा हुआ अगर हिट हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। आइए बात करते हैं कानून और विधिक अध्ययन की। तो इसमें कारपोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ जैसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। बड़ी कंपनियों के लिए विधिक परामर्श होते हैं कारपोरेट लॉ के अंतर्गत, जिसमें अनुबंध, मर्जर एंड एक्विजिशन, आईपीसी, अब आईपीसी का नाम बदल गया है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आईपीओ, वित्तीय नियमन। शुरुआती वेतन की बात करें तो 8 से 20 लाख रुपया प्रति वर्ष आप इसमें कमा सकते हैं। बौद्धिक संपदा का एक बड़ा प्रश्न है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अधिकारों की सुरक्षा, आईपी उल्लंघन मामले, तकनीकी और क्रिएटिव उद्योगों के लिए इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। 7 से 18 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। क्रिमिनल लॉज की बात करें तो आपराधिक मामलों में बचाव और अभियोजन, न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य विश्लेषण, गवाहों को तैयार करना आदि की प्रैक्टिस के आधार पर आप आमदनी 5 से लगाकर 40 लाख रुपए से भी अधिक वार्षिक कमा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो इसमें आप देखिए आर्ट्स की बात अभी चल रही है, कला संकाय के विद्यार्थियों की, उनके लिए बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं। कला संकाय पढ़कर वो लॉ की पढ़ाई कर लेंगे, इसलिए आपको इसके पूर्व की स्लाइड में कानून और विधिक अध्ययन की व्यवस्थाएं बताई है।
इतना ही नहीं, 12वीं के बाद भी आप 5 वर्षीय BA LLM का पाठ्यक्रम करके कानून और विधि का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें करियर बना सकते हैं। होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी की बात करें हम, तो होटल मैनेजमेंट में या होटल प्रबंधन में 5 स्टार होटल हैं, रिसोर्ट्स, बुटीक होटल में प्रबंधकीय पद होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B, रेवेन्यू मैनेजमेंट जैसे विभागों में आप विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। शुरू में 3 से 7 लाख और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है तो 25 से 50 लाख रुपया भी आप कमा सकते हैं प्रति वर्ष। क्रूज और एयरलाइन में अगर आप ये सारी व्यवस्थाएं देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए क्या सुविधाएं देखिए। क्रूज लाइनर्स, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइंस में हॉस्पिटैलिटी के पद होते हैं, जिसमें यात्री सेवा, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ जैसी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। शुरू में 4 से 8 लाख रुपया, लेकिन इंटरनेशनल क्रूज की दशा में 10 से 15 लाख रुपया वार्षिक हो सकता है। इवेंट मैनेजमेंट बहुत शानदार क्षेत्र है। कारपोरेट इवेंट, वेडिंग यानी शादी की इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन और प्रबंधन आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट डिजाइन से लेकर निष्पादन तक पूरी प्रक्रिया का संचालन इवेंट मैनेजर के द्वारा किया जाता है। शुरू में 3 से 6 लाख रुपया कमा सकते हैं। स्वतंत्र इवेंट प्लानर 15 से 50 लाख रुपया या इससे अधिक भी अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इवेंट मैनेजर्स की डिमांड आजकल बहुत हो रही है। फैशन और डिज़ाइन की बात करें तो कुछ युवाओं को जो सृजनशील हैं, क्रिएटिव हैं, उनको फैशन और डिज़ाइन का क्षेत्र आकर्षित करता है। इस क्षेत्र में वस्त्र डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, एक्सेसरीज डिज़ाइन जैसे विशेषज्ञता के क्षेत्र शामिल होते हैं। निफ्ट, NID और IICD, इसके अलावा भी बहुत सारी एकेडमी हैं जैसे पर्ल एकेडमी आदि। यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। ये सब प्रतिष्ठित संस्थान हैं और अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। डिजाइनर्स के लिए औसतन 4.5 से 15 लाख रुपया प्रति वर्ष हो सकता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स, स्टार्टअप या स्वतंत्र कार्य के माध्यम से आप अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं तो अधिक कमाई की अपार संभावनाएं आपके लिए है साथियों। कला और संगीत के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ललित कला, संगीत, नृत्य, डिजिटल कला जैसे क्षेत्र हैं। ललित कला में शामिल होते हैं पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग। वेतन की अगर हम बात करें तो 5,000 रुपये से लगाकर 5 लाख रुपया तक प्रति कृति आप बेच सकते हैं। जो आप डिज़ाइन करते, पेंटिंग आप बनाते हैं, 5,000 रुपये से लगाकर 5 लाख या इससे अधिक में भी बिक सकती है। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन, संगीत निर्माण आदि शामिल है। और वेतन की अगर आप बात करें तो प्रति प्रस्तुति आप 10,000 से 10 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। बहुत अच्छे अगर आप गायक हैं तो फिर आपको कितना पैसा मिलेगा इसकी तो कोई सीमा तय नहीं कर सकते हैं। नृत्य में आप क्लासिकल डांस जैसे कथक आदि कर सकते हैं। समकालीन फिल्म आदि में कोरियोग्राफी भी कर सकते हैं और वेतन भी आपको शो के हिसाब से 5,000 से 5 लाख रुपया प्राप्त हो सकता है। डिजिटल कला की अगर हम बात करें तो एनिमेशन है, VFX है, गेम डिज़ाइन है। वेतन 4 से 25 लाख रुपया प्रति वर्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरियां आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS, IRS और वेतन की अगर बात करें तो इस सरकारी व्यवस्था के अनुसार वेतन मिलता है, लेकिन जो पद की प्रतिष्ठा है, जो पावर है, उसकी तुलना करना मुश्किल बात है। आर्ट्स के विद्यार्थी इसमें ज़्यादा सफल होते हुए देखे जाते हैं, हालांकि ये सभी प्रकार के स्ट्रीम्स के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध होती हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी काम कर सकते हैं। तमाम तरह के बैंक्स होते हैं जिसमें परीक्षा पद्धति के माध्यम से चयन होता है। IBPS के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। टीचिंग और रिसर्च में जा सकते हैं। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचर्स, प्रोफेसर्स आदि बन सकते हैं और रिसर्चर भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा PSU और अन्य सेवाओं में आप काम कर सकते हैं। रेलवे, डाक विभाग, SSC आदि के माध्यम से आपकी भर्ती हो सकती है। भारत में इस स्लाइड के अनुसार 17 लाख से अधिक सरकारी पद
विभिन्न विभागों में उपलब्ध हैं, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया होनी है या चल रही है। सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं का रुझान अधिक है, क्योंकि इसमें सुरक्षा, प्रतिष्ठा, पेंशन लाभ और सामाजिक सेवा के अवसर उपलब्ध होते हैं। पेंशन को लेकर कुछ जगह पर पेंशन की व्यवस्थाएं अब न्यून कर दी गई हैं। अब इन इन सब पदों पर भर्ती के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं हर स्टेट में, एसएससी है, बैंकिंग है और रेलवे बोर्ड आदि हैं। इनकी परीक्षा देकर हम इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए थोड़ी बात सिविल सेवा की करते हैं। आजकल अधिकांश युवा जो पढ़ने में अच्छे हैं वो सिविल सेवा की तरफ ही रुझान रखते हैं और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनना चाहते हैं। सिविल सेवा के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षण जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, और चयन के पश्चात प्रशिक्षण होता है और फिर पद स्थापना हो जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सी सेट के 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं और व्यक्तित्व परीक्षण में आपसे प्रश्नोत्तर, बॉडी लैंग्वेज आदि के माध्यम से आपकी नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। चयनित होने के बाद लवासना जैसे संस्थाओं में और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। रक्षा सेवाओं की बात करें तो रक्षा सेवाओं में जाने की रुचि भी आज के युवा रखते हैं। तो कैसे एडमिशन मिलता है? 12वीं के बाद एनडीए के माध्यम से प्रवेश मिलता है। एनडीए की परीक्षा यूपीएससी के द्वारा होती है। 16.5 से लगाकर 19.5 वर्ष के बच्चे यानी 19.5 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। 3 वर्ष का ये टोटल प्रशिक्षण होता है और इसमें स्नातक की डिग्री भी मिलती है और कमीशन भी इसमें प्राप्त होता है। उम्र आदि से संबंधित व्यवस्थाएं समय के साथ बदल भी सकती हैं, तो जब आप इसकी परीक्षा दे रहे हों तब आप कृपया अपडेटेड जानकारी भी प्राप्त कर लें। एडमिशन के लिए और तरीका होता है कि स्नातक के बाद, पहले 12वीं के बाद हुआ, अब स्नातक के बाद अगर आपको सेना में जाना है या रक्षा सेवा में जाना है तो सीडीएस होता है और एएफसीएटी के माध्यम से आपका प्रवेश हो जाता है। यूपीएससी द्वारा सीडीएस, आईएफ द्वारा एएफसीएटी परीक्षा ली जाती है। आयु सीमा इसमें 19 से 24 बताई गई है और प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1 से 1.5 वर्ष तक का प्रशिक्षण इसमें होता है। तकनीकी प्रवेश की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह के तकनीकी पद भी होते हैं रक्षा क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के, चिकित्सक के और साथ ही साथ कानून के जानकार के भी होते हैं। जैसे इसमें टीजीसी इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए होती है, एसएससी टेक्निकल जो परीक्षा होती है वो तकनीकी भूमिकाओं के लिए होती है, एएमएससी चिकित्सा अधिकारियों के लिए होती है, जज, एडवोकेट जनरल आदि परीक्षा विधि स्नातकों के लिए होती है। तो रक्षा के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हम पहले भी बात कर चुके हैं। बैंक में भी कई प्रकार के पद होते हैं, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क आदि। इसके अलावा विशेषज्ञ अधिकारी भी होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा दे सकते हैं। क्लर्क कुछ बैंकों में 12वीं के बाद और अनेक बैंकों में ग्रेजुएशन के बाद परीक्षा देने का अवसर मिलता है। विशेषज्ञ में आईटी, लॉ, एचआर, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर जैसे विशेष क्षेत्रों में भूमिकाएं होती हैं और केंद्रीय बैंकिंग यानी हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। आप तैयारी करके इसके सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न, पिछले वर्षों के पेपर आदि को देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग क्लासेस का आप सहारा ले सकते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में आप अपना एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। साथियों, उभरते तकनीकी क्षेत्र की बात करें हम अगर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये क्षेत्र है। 2025 तक 3 लाख नौकरियों की इसमें बात की गई थी। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में विशेषज्ञता आदि की बात की जा रही। अब हम जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वो कला, वाणिज्य, विज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होते हैं। ये करियर के अलग अलग अवसर हैं जिनके बारे में आप सुनकर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि 12वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करें, ताकि हम करियर के हमारे चुने हुए क्षेत्र में अधिक शीघ्रता से और अधिक अच्छी स्थिति के साथ सफलता प्राप्त कर सकें। आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का समय है। इसमें मास्टरी करके हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं।
इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर का प्रयोग जो होता है वो वित्त, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य सेवा में इसका प्रयोग होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, इसकी वैश्विक मांग बहुत ज़्यादा है और वेतन भी इसमें बहुत अच्छा हमें प्राप्त होता है। इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों में काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है। साइबर सुरक्षा, जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ती जा रही है, डिजिटल ईरा होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वहाँ पर साइबर सुरक्षा के लिए अनेक पद निकलते हैं। 2023 का अगर एक अनुमान देखें तो वैश्विक स्तर पर 3.5 मिलियन रिक्त पद थे, क्योंकि इसके विशेषज्ञ बहुत कम हैं। क्या काम कर सकेंगे इसके माध्यम से? सिस्टम सुरक्षा, खतरा पहचान, डिजिटल फॉरेंसिक के क्षेत्र में काम कर सकेंगे, क्रिप्टोग्राफी में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे। भारत की ही बात करें तो 8 से 30 लाख वेतन मिलता है और वैश्विक कंपनियों में बहुत अधिक वेतन इसमें मिलता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, अब मार्केटिंग का पूरा तरीका भी बदल गया है। ऑनलाइन मार्केटिंग ने हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर एक तरह से कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया है। अभी ही अगर हम चेत जाएं और डिजिटल मार्केटिंग में मास्टरी करें तो हम बहुत ही अच्छी आर्थिक आमदनी कमा सकेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें किया जा सकता है और काम किए जा सकते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च जिसमें गूगल एड्स कैंपेन, वेबसाइट ट्रैफिक और एनालिटिक्स आदि की बात की जाती है। फिर गूगल स्मर्श सर्टिफिकेशन वाले पेशेवरों की मांग इसमें बहुत अधिक है। 4 से 15 लाख वेतन की बात हो रही। सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं रहा। ये टाइम वेस्ट नहीं बल्कि टाइम इन्वेस्ट हो सकता है अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कैंपेन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, विज्ञापन रणनीति, वेतन आदि के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। और वेतन की अगर बात करें तो 3.5 से 18 लाख वार्षिक हो सकता है। अब ट्विटर को एक्स कहा जाने लगा है। कंटेंट मार्केटिंग, आपकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी है, लैंग्वेज पर आपकी कमांड है, नए आइडियाज़ आपके पास उपलब्ध हैं, जब लिखना बैठें तब विचार आ जाते हैं, तो आप ब्लॉग, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, पॉडकास्ट, ईमेल मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग आदि कर सकते हैं। ब्रांड के लिए मूल्यवान सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। वेतन 3 से 16 लाख रुपये वार्षिक, उच्च सीमा कोई नहीं है। एनालिटिक्स की बात करें तो गूगल एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डैशबोर्ड, आरओआई मापन, कैंपेन अनुकूलन, डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। वेतन 5 से 20 लाख रुपया वार्षिक हो सकता है। डेटा साइंस और एनालिटिक्स आजकल का उभरता हुआ एक नया क्षेत्र है, जिसमें आप डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल का विकास कर सकते हैं, उन्नत विश्लेषण कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, जिसमें आप डेटा का विश्लेषण करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और आप अच्छे निष्कर्ष निकालकर कंपनी को या अपने नियोक्ता को लाभ देंगे। डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा पाइपलाइन, डेटाबेस प्रबंधन कर पाएंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस विशेषज्ञ हो सकते हैं, जिसमें डैशबोर्ड, केपीआई ट्रैकिंग, व्यापार आदि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। साथियों, वैश्विक डेटा क्षेत्र 2026 तक 103 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान रखता है। भारत में डेटा पेशेवरों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। पाइथन, आर, एसक्यूएल, विश्लेषणात्मक सोच प्रमुख कौशल हैं। स्नातकों के लिए औसत वेतन 6 से 15 लाख, जबकि अनुभवी पेशेवरों के लिए 25 लाख से अधिक है। फिनटेक, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर सबसे अधिक भर्ती करने वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर आपको रोजगार मिल सकता है। ई कॉमर्स और स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात हो रही। स्टार्टअप यानी कुछ विशेषताओं के आधार पर अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसे स्टार्टअप के नाम से जाना जाता है। भारत का अनुमानित ई कॉमर्स बाजार मूल्य अगर हम 2030 तक की बात करें तो 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। यूनिकॉर्न की अगर अपन बात करें तो 117 यूनिकॉर्न भारत में मौजूदा स्टार्टअप की संख्या है।
यानी भारत में मौजूदा यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 107 है। 44% वार्षिक वृद्धि की संभावनाएं हैं और 12 लाख से अधिक नौकरियां इसके अंदर दिखाई देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर विकल्प की हम बात करें तो विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैश्विक रोजगार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। कई प्रकार की छात्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भाषा कौशल बढ़ाकर हम किसी भी देश में काम कर सकते हैं। विदेशी शिक्षा के लिए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के नाम से जैसे हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि जगह पर हम अच्छी शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं जहाँ पर रिसर्च के अवसर भी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के वैश्विक रोजगार के अवसर हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जहाँ पर हम अपनी योग्यता के आधार पर विशेषज्ञ की भूमिका निभा सकेंगे। छात्रवृत्ति की बात करें तो फुल ब्राइट, कॉमनवेल्थ, चेवनिंग और DAAD आदि तरह की छात्रवृत्तियाँ हैं। भाषा कौशल की जहाँ तक बात करें तो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी ऐसी भाषाओं में अगर हम कुशल हो सकेंगे, एक से अधिक भाषाओं में प्रवीण हो सकेंगे, तो हमारे वैश्विक अवसर और ज़्यादा बढ़ेंगे। विदेशों में अध्ययन की बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। शीर्ष गंतव्य देश यानी जहाँ पर हमारे युवा पढ़ना जाना पसंद करते हैं तो यूएसए है। 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र वहाँ पर हैं। यूके में 1 लाख से अधिक हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि जगह पर भी हमारे देश के युवा पढ़ाई कर रहे हैं। शैक्षणिक खर्च आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से 15,000 से $70,000 की ट्यूशन फीस होती है, यानी फीस है स्कूल कॉलेज की, वहाँ के कॉलेज की। रहन सहन पर खर्च होता है 8,000 से $25,000 प्रति वर्ष। इंश्योरेंस और अन्य व्यवस्थाओं पर $2,000 से $5,000, कुल अनुमानित $25,000 से $1,00,000 प्रति वर्ष खर्च हो सकता है। अध्ययन के दौरान पार्ट टाइम काम करने की अनुमति होती है। तो जो हमारे परिश्रमी भारतीय युवा होते हैं वो अपनी पढ़ाई का बहुत सारा खर्च अपनी मेहनत से निकाल लेते हैं। छात्रवृत्ति के भी विकल्प होते हैं। फुल ब्राइट छात्रवृत्ति है जो यूएसए में अध्ययन करने के लिए होती है और कंप्लीट फिनेंशियल इसमें एड मिलती है, यानी पूर्ण वित्तीय सहायता मिलती है। कॉमनवेल्थ की छात्रवृत्ति है जो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का अवसर देती है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ERASMUS इरास्मस की छात्रवृत्ति है जो यूरोपीय संघ में अध्ययन करने के लिए होती है। DAAD जर्मनी में अध्ययन और अनुसंधान के लिए है। और इसके अलावा भी बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जिसके माध्यम से हम विदेशों में पढ़ सकते हैं। SAT, ACT ये यूएसए की स्नातक प्रवेश की परीक्षाएं हैं। GRE स्नातकोत्तर और PhD की परीक्षाएं हैं। GRE है वास्तव में ये। इसी तरह से GMAT MBA में प्रवेश के लिए है। IELTS और TOEFL टॉफल ये अंग्रेजी भाषा की परीक्षाएं होती हैं। विशेष परीक्षाएं और होती हैं LSAT कानून के क्षेत्र में, MCAT चिकित्सा के क्षेत्र में। विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश की अगर हम बात करें तो अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट यानी उच्च माध्यमिक और स्नातक अंक पत्र, प्रमाणित अनुवाद, मूल्यांकन रिपोर्ट, अच्छे ग्रेड आवश्यक होते हैं, विशेषकर आवेदन किए जाने वाले विषय में। WES जैसी एजेंसियों से प्रामाणिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर होते हैं। SAT, SCT जैसी परीक्षा हैं या GRE, GMAT जैसी परीक्षाएं हैं स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए क्रमशः। IELTS और टॉफेल जैसी परीक्षा हैं, ये भाषाई परीक्षा हैं जो अंग्रेजी आदि का भाषाई ज्ञान आपका चेक करती हैं और इनके माध्यम से हम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। SOP और प्रवेश निबंध, लक्ष्य, प्रेरणा, आपकी विशिष्टता को दर्शाने वाला व्यक्तिगत विवरण, निबंध, अनुभवों, सीख और आकांक्षाओं पर केंद्रित होने चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अनुकूलित और मौलिक होना चाहिए। अनुशंसा पत्र और अतिरिक्त योग्यताएं, प्रोफेसर, मेंटर, नियोक्ता से अनुशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, पुरस्कार, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां, स्वयंसेवा, इंटर्नशिप, शोध अनुभव सभी आवेदन को और मजबूत बनाते हैं और विदेशों में एडमिशन के लिए हमें सुविधा होती है। साथियों,
आप अल्पकालीन प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज अपन इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्रमाण पत्र हो सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर स्वयं आदि। ये विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों और कंपनियों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, प्रबंधन, डिजाइन जैसे क्षेत्रों में 4 से 16 सप्ताह के पाठ्यक्रम इसमें शामिल होते हैं। स्वयं के पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, लेकिन अगर आप परीक्षा देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो सामान्यतः 1000 रुपये का शुल्क लगता है। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं। ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर 6 महीने से लगाकर 2 वर्ष तक के कार्यक्रम होते हैं। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होता है, 3 वर्ष तक के कार्यक्रम भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर जैसे व्यवहारिक कौशल पर ध्यान दिया जाता है। 90% प्लेसमेंट की संभावनाएं होती हैं। अच्छा वेतन मिलता है। इसके अलावा विभिन्न उद्योग भी प्रमाण पत्र देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AWS और CISCO, CCNA, ओरेकल आदि जैसी कंपनियां प्रमाण पत्र देती हैं और इनके प्रमाण पत्र बहुत ही मान्यता रखते हैं। इसी तरह से उद्यमिता और स्वरोजगार का क्षेत्र है। आप स्वयं का व्यापार शुरू कर सकते हैं। यदि आप में विचार और बाजार अनुसंधान की क्षमताएं हैं, समस्या समाधान और ग्राहकों से आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, तो उद्यमिता और स्वरोजगार का क्षेत्र है जिसमें आप बिजनेस प्लान का विकास कर सकते हैं, उत्पाद, बाजार, वित्त, टीम की विस्तृत योजना बना सकते हैं, प्रारंभिक धन और इंक्यूबेशन की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा विकास और स्केलिंग की जा सकती है। फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी के क्षेत्र में भी आप करियर बना सकते हैं। बिक्री योग्य कौशल आपको विकसित करना होगा। अच्छा लेखन, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग आपकी होगी। पोर्टफोलियो का निर्माण करना होगा, जो वेबसाइट पर सैंपल प्रोजेक्ट्स आदि पर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का आपको चयन करना होगा, जैसे FIVERR या UPWR के अपवर्क, और इसी तरह से फ्रीलांसर पर आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप करेंगे। ग्राहक विकास का काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग, संदर्भ, प्रतिष्ठा निर्माण आदि। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत सारे युवा करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के माध्यम से आप विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसके लिए आपको अध्ययन की रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले आप सिलेबस का एनालिसिस करें और उसके अनुसार पढ़ाई की योजना बनाएं। कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें, रेगुलर स्टडी करें, मॉक टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का उपयोग करें और पिछले पेपर्स का एनालिसिस ज़रूर करें। प्रश्न उठता है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग आवश्यक है या सेल्फ स्टडी हम कर सकते हैं? यह आप पर डिपेंड है, आपकी क्षमताओं और संसाधनों पर डिपेंड करता है। अगर कोचिंग में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, प्रतिस्पर्धा से आप अवगत हो सकते हैं। स्व अध्ययन करते हैं तो आप अपने समय के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। हाइब्रिड मॉडल यानी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आप कुछ समय कोचिंग अटेंड कर लीजिए, वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि अगर आप एकदम बिगनर हैं तो कोचिंग क्लास आपको 3-4 महीने में काफ़ी कुछ जानकारी दे देती है और प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में आपको आगे बढ़ा देती है। लेकिन सेल्फ स्टडी आपको तब तक करनी होती है जब तक कि आप सफल ना हो सके। ऑनलाइन कोचिंग आजकल सब जगह उपलब्ध है और आप बड़े शहरों की कोचिंग अपने घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। संसाधन और सामग्री आपको जुटानी चाहिए। स्टैंडर्ड की पाठ्य पुस्तकें हों, अच्छी संदर्भ सामग्री हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें, वीडियो व्याख्यान आप सुने, मॉक टेस्ट सीरीज और प्रश्न बैंक को आप अपनाएं। समूह अध्ययन और चर्चा मंच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सहपाठियों और मेंटर से फीडबैक आप लेकर अपनी तैयारी का समय समय पर आकलन कर सकते हैं। कई तरह की प्रवेश परीक्षाएं हमारे देश में होती है, जैसे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 11वीं कक्षा में अपना आधार बना लें। NCERT जैसी किताबों से आप बेसिक कंसेप्ट्स आप क्लियर करें।
JEE और नीट, यदि आप गणित के छात्र हैं तो JEE, और बायो के छात्र हैं तो नीट आदि का पैटर्न समझ लें कक्षा 11वीं में। और 4 से 5 घंटे अध्ययन कक्षा 11वीं में करेंगे तो फाउंडेशन बन जाएगा। और समय समय पर अपना मूल्यांकन भी करते हैं। 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए डीप स्टडी करें, उन्नत प्रश्नों का अभ्यास करें, कठिन प्रश्नों का, एडवांस प्रश्नों का, विषयवार मॉक टेस्ट दें और 6 से 8 घंटे का अध्ययन करें और मूल्यांकन की अवधि अब फ्रिक्वेंटली बढ़ा दें। 12वीं के बाद तो फिर आपको पूरे समर्पण के साथ तैयारी करनी होगी। पूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन करें, साप्ताहिक मॉक टेस्ट दें और 8 से 10 घंटे अध्ययन अगर हम रोज करेंगे और कमज़ोर क्षेत्रों पर विशेष फोकस हम करेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, बायो आदि जो भी आपके परीक्षा के अनुसार आवश्यक विषय हैं, उनमें से जो आपको कठिन लगते हैं, जिसमें आप कमज़ोर अपने आप को पाते हैं, उस पर विशेष फोकस करेंगे। फिर परीक्षा की फाइनल स्प्रिंट की बात करेंगे तो फार्मूला रिवीजन करेंगे, मेन पॉइंट्स को तेज़ी से रिवीजन करेंगे, त्वरित समाधान अभ्यास करेंगे तो आप यकीनन इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं में पास होंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। नीट यूजी की अगर हम बात करें तो नीट का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से MBBS, BDS, BAMS, BHMS, यहाँ तक कि नर्सिंग में भी अब एडमिशन होने लगे। फिजियोथेरेपी आदि में भी इसी के माध्यम से एडमिशन होते हैं। 180 इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा की अवधि 3 घंटे होती है। माइनस मार्किंग भी इसमें होता है। इसी तरह से नीट की तैयारी के लिए आपको एक योजना बनानी चाहिए। NCERT की पुस्तकों का गहन अध्ययन अत्यंत ही आवश्यक है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और दैनिक अभ्यास होना चाहिए, रेगुलर मॉक टेस्ट दें, पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस करें, उन्हें हल करने का अभ्यास करें, विषयवार नोट्स आप ज़रूर बनाएं ताकि तेज़ी से रिवीजन जब करना हो तो हम कर सकें। साइंस के जितने विषय हैं, बायोलॉजी आदि, डायग्राम आदि के माध्यम से उन्हें समझें। मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो उनकी तैयारी के लिए आपको वर्बल एबिलिटी बढ़ाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, इस पर आपको काम करना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति की तैयारी होना चाहिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग पर आप काम करें। डेटा विश्लेषण और तार्किक क्षमता अपनी बढ़ाएं। मॉक टेस्ट पर विशेष फोकस करना है। आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके अलावा GDPI की तैयारी यानी ग्रुप डिस्कशन करें और पर्सनल इंटरव्यू भी आप लें। समूह चर्चा के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं और एडमिशन के लिए भी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, उसकी तैयारी भी आप अच्छे से रखेंगे तो ज़रूर ही सफलता आपको मिलेगी। लॉ के क्षेत्र में भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। इसकी तैयारी के लिए लीगल एप्टीट्यूड आप डेवलप करें। कानूनी सिद्धांत, न्यायशास्त्र, विधिक तर्क, केस स्टडीज़, कानूनी ज्ञान और अनुप्रयोग पर विशेष फोकस करें। सामान्य कानूनी सिद्धांतों और मामलों की समझ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लेट एक परीक्षा होती है जिसके माध्यम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर भी आप काम करें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, कानूनी समाचार, महत्वपूर्ण निर्णय, विधि आयोग की रिपोर्ट, दैनिक समाचार पत्र पढ़ना और नोट्स बनाना आवश्यक है। मात्रात्मक तर्क और अंग्रेजी पर ध्यान देंगे। बेसिक गणित, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये खंड परीक्षा में पूछे जाते हैं और 50% तक का हिस्सा इससे कवर होता है। तैयारी की कार्यनीति का जहाँ तक सवाल है तो 2-3 महीने की डीप स्टडी चाहिए। 4 से 6 घंटे अध्ययन करें अगर आप कुशाग्र बुद्धि हैं। ज़्यादा समय लगता है याद करने में तो और अवधि बढ़ाई जा सकती है। मॉक टेस्ट, पिछले वर्ष के पेपर्स, उनका एनालिसिस करें। कोचिंग भी की जा सकती है, सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अगर हमें करना है तो ये देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल है। कठिन भी है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और तैयारी में अच्छा समय देने की ज़रूरत है। क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है।
जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट इवेंट्स आदि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सी सेट में तर्क क्षमता, डेटा विश्लेषण, इंग्लिश आदि पर प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी की किताबें, समाचार पत्र, मैगजीन और रेफरेंस बुक्स अलग अलग विषय के लिए, जैसे इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, वो पढ़ना होती है। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिसमें निबंध का पेपर, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर, वैकल्पिक विषय के 2 पेपर और लैंग्वेज के 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसमें भी आप नोट्स बनाइए, मॉक लेखन करिए, अभ्यास करिए, डीप स्टडी करिए और उत्तर लेखन कौशल का विकास करना आवश्यक है। सिविल सेवा में जो साक्षात्कार होता है, जिसमें व्यक्तित्व परीक्षण होता है, व्यापक ज्ञान की परीक्षा आपकी होती है, समसामयिक मुद्दों पर आपकी कितनी समझ है उसको परखा जाता है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं उसको ध्यान दिया जाता है। इसकी तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू, समूह चर्चा, मुख्य साक्षात्कार, विश्लेषण आदि पर आप काम कर सकते हैं। डिज़ाइन स्कूल में प्रवेश की अगर हम बात करें तो भारत में शीर्ष डिज़ाइन संस्थानों में प्रवेश के लिए कई प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाती है, जैसे यूसीट, UCEED, IIT बॉम्बे द्वारा BDS के लिए प्रवेश के लिए होती है। सीट परीक्षा है CEED, ये स्नातकोत्तर डिज़ाइन कार्यक्रमों के लिए होती है। NID DAT राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के लिए होती है। NIFT फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान आदि के लिए होती है। MIT सिम्बोसिस की परीक्षा, ये सब परीक्षा हैं जिसके माध्यम से हम डिज़ाइन स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। डिज़ाइन स्कूल प्रवेश में पोर्टफोलियो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 15-20 सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संकलन करें, विविध तकनीकों और माध्यमों का प्रदर्शन करें, स्केचिंग, रंग सिद्धांत, संरचना कौशल बढ़ाएं, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण यानी आइडिया से अंतिम डिज़ाइन करें, व्यक्तिगत परियोजनाएं, प्रैक्टिकल कार्य आदि पर काम करें, डिजिटल और हाथ से बनाए गए कार्यों का मिश्रण करें। तैयारी और साक्षात्कार के संबंध में अगर हम बात करें तो परीक्षा और साक्षात्कार के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। दैनिक स्केचिंग अभ्यास करें, डिज़ाइन आप बना रहे हैं स्केच बनाएं, ड्राइंग स्किल्स को डेवलप करें, डिज़ाइन सिद्धांतों और इतिहास का ज्ञान रखें, रचनात्मक समस्या समाधान का अभ्यास करें, स्टूडियो टेस्ट की तैयारी, ऑन स्पॉट डिज़ाइन चैलेंज पर आप फोकस करें, डिज़ाइन दृष्टिकोण और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता करें और प्रसिद्ध डिज़ाइनरों और वर्तमान रुझानों का अध्ययन करें। छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की बात करें तो अगर आर्थिक स्थिति आपकी अनुमति नहीं देती तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायताएं उपलब्ध होती हैं। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के विकल्प उपलब्ध है, जैसे मेरिट आधारित छात्रवृत्ति, अकादमिक, खेल, कला उत्कृष्टता के लिए, जाति श्रेणी आधारित छात्रवृत्ति जैसे SC ST OBC EWS के लिए, और अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां भी होती हैं। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए ऋण भी मिलता है, 10 लाख तक का ऋण बिना गारंटी मिलता है। इस तरह की योजनाएं भी कहीं जगह पर लागू होती है। करियर काउंसलिंग और गाइडेंस की तरफ देखिए, उससे जानकारी लीजिए, करियर काउंसलर से मिलिए, गाइडेंस आप प्राप्त कीजिए, स्किल और एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाओं का लाभ लेकर करियर का निर्धारण करिए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी आप परामर्श ले सकते हैं और ऑनलाइन करियर संसाधन भी बहुत सारे उपलब्ध हैं जो आपकी प्रतिभा, रुचि और पर्सनालिटी के हिसाब से आपको करियर के ऑप्शंस और पढ़ाई के ऑप्शंस आपको बताएंगे। नेटवर्किंग और मेंटरशिप की अगर हम बात करें तो आप नेटवर्क निर्माण करिए, खास करके लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बना लीजिए। उद्योग से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लीजिए, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अपने क्षेत्र के पेशेवरों से भी संपर्क करिए। एलुमनाई कनेक्शन रखिए, स्कूल कॉलेज के जो पूर्व विद्यार्थी हैं उनसे संपर्क रखिए, वरिष्ठ विद्यार्थियों से करियर संबंधी सलाह लीजिए, अंदरूनी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेंटर की तलाश करें, अपने क्षेत्र में अनुभवी मार्गदर्शक खोजें और उनसे नियमित सलाह और फीडबैक प्राप्त करें। दूसरों की मदद करें, ज्ञान साझा करें और अपने नेटवर्क के मूल्य को बढ़ाएं। रोजगार योग्यता कौशल को बढ़ाएं, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल साक्षरता, इंग्लिश लैंग्वेज में कुशल हो, टीम वर्क और नेतृत्व के साथ काम करने की भी आप क्षमताएं बढ़ाएं। इंटर्नशिप और अनुभवात्मक शिक्षा प्राप्त करें,
इंटर्नशिप की जब अवसर मिले तो आप वहाँ पर इंटर्नशिप करें, कंपनियों में, उद्योगों में, और वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करें। रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाएं, आकर्षक कवर लेटर तैयार करें, पोर्टफोलियो तैयार करें, ताकि आपको आवेदन करने पर जॉब मिल सके। रिज्यूमे और इंटरव्यू की कुछ और बात कर सकते हैं। तो रिज्यूमे बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने लक्ष्य के अनुरूप अनुकूलित रिज्यूमे तैयार करें, स्पष्ट प्रारूप हो, पेशेवर फ़ॉन्ट हो, अच्छा स्पेस छोड़ा गया हो, उचित ढंग से उपलब्धियों का मात्रात्मक और आंकड़ों के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया हो, अधिकतम 1 से 2 पेज हो, आवेदित पत्र पद के अनुसार कीवर्ड्स उसमें हो, गलतियां ना हो लेखन में, ग्रामर में, शब्दों में, स्पेलिंग्स में, और उसे संपादित भी करें। कवर लेटर और पोर्टफोलियो भी आप उसके अंदर बनाएं। पोर्टफोलियो में सर्वोत्तम कार्य का संकलन करें। लिंक्डइन प्रोफाइल से अपने रिज्यूमे को जोड़ दें। इंटरव्यू की तैयारी पर विशेष फोकस करें और उसके आप अच्छे से मॉक इंटरव्यू देकर अपने आप को तैयार करें। करियर प्लानिंग के लिए टाइमलाइन तैयार करें कि अल्पकालीन लक्ष्य आपका क्या होगा जो 1 से 2 वर्ष में प्राप्त करेंगे, मध्यकालीन लक्ष्य 3 से 5 वर्ष में, दीर्घकालीन लक्ष्य 5 से 10 वर्ष में, और प्रगति का आकलन और समायोजन करते रहेंगे। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य और करियर से संबंधित प्रेशर पर भी आप ख्याल रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे, तभी अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दबाव प्रबंधन तकनीक के अंतर्गत माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। नियमित शारीरिक व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और अच्छा भोजन करें। समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण करें। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। सहायता प्रणाली का निर्माण करें। परिवार के सदस्यों से अच्छी बातचीत रखें। अच्छे फ्रेंड्स बनाएं और उनसे जुड़ाव रखें। मेंटर और शिक्षक से मार्गदर्शन लें। संस्थाओं से भी आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अपनी खुशी के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनें ताकि जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। कार्य और अपने व्यक्तिगत जीवन में बैलेंस आप तय करें। सफलता के लिए माइंडसेट आप बनाएं जिसमें आप विकासोन्मुख सोच रखें कि मुझे निरंतर आगे बढ़ना है। अपने निर्णय पर, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें और समय के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करना पड़े तो उसको भी आप परिवर्तन करते हैं। सतत शिक्षा का बहुत महत्व है। कंटिन्यूस तैयारी करिए और आप प्राप्त कर सकेंगे। आइए भविष्य की नौकरियों और कौशल के बारे में पुनः बात करते हैं। एआई और स्वचालन का युग है, तो मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटरिंग और रोबोटिक्स पर काम करें। हरित अर्थव्यवस्था की आजकल बात होती है। पर्यावरण प्रदूषण की भयावहता को देखते हुए तो नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण इंजीनियरिंग, टिकाऊ विकास आदि पर काम करेंगे। स्वास्थ्य और जैव तकनीक, रचनात्मक और मानवीय कौशल पर काम करेंगे। सफलता के मापदंड कि आप सफल हैं या नहीं, इस पर निर्भर करेगा कि वित्तीय सफलता आपकी कितनी है। क्या आप करियर बनाने के पश्चात आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा है? पारिवारिक और मैत्री संबंध आपके कैसे हैं? जीवन आपका कितना संतुलित है? उपलब्ध संसाधन और संदर्भ की बात करें तो अपने करियर विकास के लिए विभिन्न संसाधनों का लाभ उठाएं, जैसे सरकारी पोर्टल हैं, स्वयं, नेशनल करियर सर्विस, डिजिटल इंडिया स्किलफुल, भारत के युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करते हैं। व्हाट आफ्टर कॉलेज, योर करियर डॉक्टर जैसी पुस्तकें और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास सहायता के लिए उपलब्ध है। निष्कर्ष और अगले कदम की बात करते हैं। स्वयं का मूल्यांकन पूरा करें कि आपकी रुचियां क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। करियर से संबंधित क्षेत्र का चयन करें, योजना बनाएं और उसकी सफलता के लिए कार्य करना शुरू कर दें। अपने कौशल को बढ़ाएं, खास करके तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स आदि को आप बढ़ाएं। ऑनलाइन कोर्स करें, वर्कशॉप करें, इंटर्नशिप आदि करें। नेटवर्क और मेंटरशिप भी आप रखें। अनुभवी मार्गदर्शक खोजें। इस वीडियो में आपको एक झलक प्राप्त हुई है। यदि आप प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग वीडियो चाहते हैं तो अनेक वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपके पसंद के क्षेत्र का वीडियो आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उपलब्ध होने पर लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और उपलब्ध न होने पर करियर एडवाइस चैनल की टीम नया वीडियो बनाएगी। आशा है यह वीडियो आपको प्रारंभिक जानकारी देने में सफल रहा होगा। आप तक महत्वपूर्ण बात पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका
डॉक्टर प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपको आगे अध्ययन और करियर में सफलता के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।